Okay, so welcome everyone to the post-contest discussion of CodeChef Starter 73. So we are going to discuss the solution of problems from append for or till elevators. All right, so Vishnu, you can start explaining your solution. Okay, so first problem is append for or. So question was uh, chef has an array of length n and okay, so इधर दिया गया है कि शेफ के पास ऑलरेडी एक एरे है लेंथ n का, वो चाहता है कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर x एरे a में अपेंड कर दे such that bitwise or of the entire array becomes equal to y. So इसमें एक ओके और हमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x डिटरमाइन करना है कि क्या अपेंड करे सच दैट इस पूरे एरे का बिटवाइज और y के बराबर हो जाए. सो क्योंकि हमें बिटवाइज और बोला गया है तो और में हम एक वाइट स्क्रीन ले लेता हूँ, वाइट बोर्ड. तो किसी भी दो नंबर का अगर हम और ले रहे हैं तो इसमें जो बिट्स ए सपोज ए और बी कर रहे हैं तो ए में जो बिट्स हैं और जो बी में जो बिट्स हैं वो या तो जो ए में कॉमन है वो तो रहेंगे ही रहेंगे और जो ए में एक्स्ट्रा है और जो बी में एक्स्ट्रा है वो भी इन दोनों के और में आ जाएगा. मतलब कोई भी बिट्स कम नहीं होंगे, ऐड हो सकते हैं. लाइक जो ए में नहीं है अगर बी में है तो भी वो आ जाएगा इसके और में. और तो उस हिसाब अगर मतलब बेसिकली 0 0 1 भी 1 होगा, 1 0 भी 1 होगा, 1 1 तो 1 होगा ही होगा, 0 0 केस में ही 0 आएगा इसमें. तो इसलिए हमें अगर हमें पूरे एरे का बिटवाइज और y के बराबर चाहिए तो हम पहले चेक कर सकते हैं कि y में कौन से बिट हैं. और हम एक वेरिएबल में पूरे एरे का ऑलरेडी जो बिना अपेंड किए हुए जो एरे है उसमें उसका जो और है वो भी एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं. तो अगर हम सारे बिट के लिए चेक कर रहे हैं कि अगर कोई भी बिट पूरे एरे में एक्स्ट्रा है जो y में नहीं है, अगर सपोज पूरे एरे का और निकल के आता है सपोज मे बी x, तो x में अगर कोई एक ऐसा बिट है जो कि सेट है बट y में वो सेट नहीं है तो मैं उसके अगर जब भी x के साथ मुझे x ही लेना था तो सपोज इसको c ले लेता हूँ, x के तो इक्वल टू y, y में अगर कोई बिट सेट नहीं है बट मेरे एरे में सारे एलिमेंट के और में वो सेट बिट है तो मैं कभी भी उसको हटा नहीं सकता. तो उस केस में मेरा आंसर माइनस आई थिंक -1 प्रिंट करना था, हाँ -1 हो जाएगा. लेकिन अगर ऐसा कोई भी केस नहीं है तो हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि अगर कोई भी सेट एक आंसर वेरिएबल ले लिया, अगर कोई भी सेट बिट ऐसा है जो y में सेट है बट मेरे एरे में जो एलिमेंट्स है उनमें किसी में भी सेट नहीं है तो मैं उस बिट को अपने आंसर में ऐड करते जाऊंगा और फाइनली आंसर प्रिंट कर दूंगा. तो यही कहने क्या है कि सबसे पहले मैंने एक रेस वेरिएबल लिया है. रेस वेरिएबल में सब हर एक एरे के एलिमेंट का और ले लिया है. फिर उसके बाद मैं क्योंकि शायद आई थिंक 10⁵ तक दिया गया था, 10 टू और 20 तक दिया, फिर भी मैंने 25 तक चेक कर लिया. फिर चेक कर रहा हूँ कि क्या कोई बिट ऐसा है जो मेरे एरे में है बट वाई में नहीं है. तो उस केस में मैं फ्लैग को ट्रू कर ले रहा हूँ क्योंकि उसमें मुझे डायरेक्ट -1 प्रिंट करना है. इसलिए मैं फाइनली देख रहा हूँ कि अगर फ्लैग है तो मैं -1 प्रिंट कर रहा हूँ. तो और सेकेंडली मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरे एरे में वो बिट नहीं है बट मुझे चाहिए वाई में तो मैं आंसर में वो बिट ऐड कर रहा हूँ और फाइनली आंसर को प्रिंट कर रहा हूँ. तो यही था फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसेक्यूटिव एक्सओर वाला है. फाइंड एन इंटीजर. ओके, फाइंड एन इंटीजर बता दे. ओके फाइंड एन. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि शेफ के दो नेफ्यूज हैं, उनको दो इंटीजर्स x एंड y पसंद है.
तो उसके लिए वो चाहते हैं कि एक ऐसा इंटीजर n फाइंड करें सच दैट ये 3 कंडीशन फुलफिल हो जाए। एक तो n 10 टू द 18 से छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, 1 से लेके 10 टू द 18 के बीच में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि कि n में अगर मैं y को ऐड करूँ तो वो x से डिविजिबल हो जाए, और n में अगर मैं x को डिविजिबल करूँ तो वो y के इक्वल हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहला चीज़ था कि एक इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व किया था कि सपोज मैंने लिया n प्लस वाई डिविजिबल होना चाहिए x से, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि लेट्स से इसको k टाइम्स k1 x kx लिख सकता हूँ कि अगर कोई चीज़ x से डिविजिबल है तो उसको मैं k टाइम्स x के बराबर लिख सकता हूँ। वैसे ही मुझे बोला गया कि n प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू k की जगह मैं l ले लेता हूँ, l y। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि अगर मैं n में y ऐड कर रहा हूँ तो वो एक मल्टीपल बनना चाहिए x का, और सेम वे अगर मैं x से ऐड कर रहा हूँ तो वो मल्टीपल बनना चाहिए y का। अगर इन दोनों को इक्वेशन को मैं ऐसे n के वेज में सॉल्व करूँ तो इस ये वाला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n इक्वल्स टू kx माइनस y, और इस नीचे वाले को मैं लिख सकता हूँ n इक्वल्स टू y माइनस x। दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट करूंगा क्योंकि दोनों n के बराबर है, तो ये बन जाएगा kx माइनस y इक्वल्स टू ly माइनस x। सो नाउ अब मैं y को उस तरफ लेके जाके उसको कॉमन ले लूंगा, तो y कॉमन आएगा तो मैं लिख सकता हूँ l प्लस वन, l और वन दोनों सेम ही दिख रहे हैं, ठीक है। और x को इधर ले आऊंगा तो k x x k प्लस वन। ओके, नाउ अब अगर मैं देखूं कि इन दोनों चीज़ों को अगर इक्वल बनाना है तो मैं लिख सकता हूँ कि L को मैं अगर इस केस में अगर मैं L को x माइनस वन ले लूँ तो ये बन जाएगा एक्स वाई, ये वाला पोर्शन। और अगर मैं k को y माइनस वन ले लूँ तो ये वाला पोर्शन बन जाएगा एक्स वाई, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अगर मैं L को x माइनस वन और k को y माइनस वन ले लूँगा तो ये एक इक्वल हो जाएंगे, तो मैंने वो ले लिया। उसके बाद अगर n की वैल्यू देखें, अगर ये दोनों लेने के बाद, तो हम देखें n की वैल्यू हो जाएगी n की वैल्यू हो जाएगी, ये किसी भी दोनों में से किसी भी इक्वेशन से हम देख सकते हैं। k की वैल्यू पुट करेंगे अगर y माइनस वन ब्रैकेट में इंटू एक्स माइनस वाई, ये इसको इक्वल करने पे ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये फाइनली एक्स n की वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन अगर तो ये हमें फाइनली n को यही प्रिंट करना था कि एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, बट इस केस अगर x इक्वल टू वाई हो जाता है इस केस में, तो हमें इसको अलग से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर x इक्वल टू वाई हो जाता है तो n की वैल्यू जीरो आ जाता है। बट जबकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि n वन से लेके 10 टू 18 के बीच में होना चाहिए, तो उस केस में हम सिंपली x या y दोनों में से कुछ भी एक प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर x इक्वल टू वाई होगा तो x में x 2x भी x से डिविजिबल ही होगा। लाइक अगर n इक्वल टू x हो जाता है, n इक्वल टू x हो जाएगा अगर, तो मेरे जो कंडीशंस रहेंगे वो क्या हो जाएंगी कि 2x शुड बी डिविजिबल विथ x और 2y शुड बी डिविजिबल विथ y, ये दोनों कंडीशंस तो वो हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। तो जब n x इक्वल टू वाई वाला केस आएगा तो हम सिंपली सिर्फ x या y प्रिंट कर देंगे। और जो दूसरा केस बनता है कि अगर हमारा x इक्वल टू वन हो जाए या y इक्वल टू वन हो जाए, तो हम सिंपली
जब x इक्वल टू 1 हो जाए तो हम सिंपली y माइनस 1 प्रिंट कर सकते हैं, या फिर जब y इक्वल टू 1 हो जाए तो हम सिंपली x माइनस 1 प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए कोड यही था कि सबसे पहले मैंने इनपुट ले लिया और पहला केस हैंडल कर लिया कि दोनों 1 के बराबर, तो मैंने 1 प्रिंट किया। अगर x 1 हो रहा है तो मैंने y माइनस 1 प्रिंट कर रहा हूँ, y 1 हो रहा है तो x माइनस 1 प्रिंट कर रहा हूँ। और जब दोनों इक्वल है तो उस केस के लिए मैं कुछ भी एक प्रिंट कर सकता हूँ। और फिर ये ऐसे है, तो ये वाला मैं खोलूंगा तो वही हो जाएगा, दोनों खोल के देखूंगा तो दोनों वही हो जा रहे हैं। उस समय मैं ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट देख नहीं पाया था, बट ये यही है कि x माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई माइनस एक्स, तो मुझे फाइनली ये प्रिंट करना था, तो बस वो प्रिंट कर दिया। ठीक है भैया। आई थिंक ये क्लियर है, किसी का कोई दूसरा अप्रोच या किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते। अब तो इसमें जो तुमने एंड में लाइन लिखा मैक्सिमम आंसर 1 आंसर 2, वहाँ पे फिर आंसर 1 आ जाना चाहिए, राइट? हाँ, मतलब मैंने देखा नहीं था कि ये खुलने के बाद दोनों सेम ही बन जाते। हाँ ठीक है। हाँ, और एक चीज और, ये जो x इज इक्वल टू वाई को जो हैंडल किया है, ये हैंडल करने की जरूरत नहीं है। बस एक एज केस आता है व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। उस एज केस में ये जो y इक्वल टू 2, ये जो है x इंटू वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला काम नहीं करता, क्योंकि उस केस में n इज इक्वल टू 0 हमें मिलता है। ठीक है, इसीलिए वो फिर फॉर्मूला काम नहीं करता, क्योंकि n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अगर बस यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई की जगह बस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, ये केस भी हैंडल कर लिया जाएगा, तो ये पास हो जाएगा। ओके। ठीक है, तो बस हाँ, तो ठीक है, ठीक है। और इसमें जो तुमने मैथ का पूरा देखा था फॉर्मूला, मतलब वही है, मैंने भी एग्जैक्टली वैसे ही ये चीज ऑब्जर्व किया था कि x इंटू वाई माइनस एक्स माइनस वाई। तो ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे देखते हैं। अब कंसेक्यूटिव XOR को देखते हैं। ओके मैम। Okay, so chef has an array A of length n. He can perform the following operation on A. Select an index I and select an integer x, and set AI is equal to AI XOR x and AI plus 1 is equal to AI plus 1 XOR x. Okay, so determine if chef can make all the elements of A equal by applying the above operation any number of times, possibly 0. ठीक है, सारे एरे के एलिमेंट्स को इक्वल बनाना है। किसी भी दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट को हम किसी भी x से XOR कर सकते हैं। तो बताना है कि सबको इक्वल कर सकते हैं या नहीं, यस और नो। ठीक है, तो इसमें ऐसा सोच सकते हैं, अगर मेरे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ भी एलिमेंट्स हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सबको 0 बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू मेक एवरी एलिमेंट 0। तो फर्स्ट एलिमेंट को अगर मुझे 0 बनाना है, तो मुझे A1 और A2 दोनों को A1 से XOR करना होगा। A1 will become 0 and A2 will become A2 XOR. Now I'll try to make the second element 0. ये 0 हो जाएगा और थर्ड एलिमेंट A1 XOR A2 XOR A3। भैया आप जहाँ लिख रहे हैं वो विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है? मतलब कहीं लिख रहे हैं क्या? हाँ, लिख रहा था, रुको। नहीं विजिबल था। ओके, विजिबल है क्या? आप कोई कंफर्म करेगा? हाँ अब विजिबल है। ठीक है, तो ओके, तो अब जो है फोर्थ एलिमेंट जो है दैट विल बिकम A1 XOR A2 XOR A3 XOR A4.
So now the last element is the XOR of all the elements. Okay, now every element is 0 except the last element. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बाकी सारे एलिमेंट्स को लास्ट एलिमेंट के बराबर बनाने की कोशिश करेंगे. लेट्स से दिस लास्ट एलिमेंट व्हिच इज द XOR ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज लेट्स से सबको x बनाना है. देखते हैं बना सकते हैं यानी. तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 0 और 0 को, इन दोनों को मैं x से XOR कर सकता हूँ. Then I will get x 0x. But जो थर्ड 0 है उसको मैं x नहीं बना पाऊंगा. तो in this case the answer is going to be no. But अगर मेरे पास इसमें आंसर नो इसलिए है because I have odd number of zeros, इसीलिए मैं सबको x नहीं बना सकता. लेकिन अगर मेरे पास even number of zeros होते हैं तो मैं सबको x बना देता. x 0 0 x and then in the next operation I will get x and so then I will print yes. इसमें एक केस और है, अगर ये जो x है वही 0 हो जाए, ठीक है, अगर ये पूरा एरे का जो XOR है वो 0 होगा तो फिर सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे. देन द आंसर इज गोइंग टू बी yes. Otherwise if x is not equal to 0 then we will check how many zeros are there after doing these operations. यानी कि the number of zeros or the number of zeros is equal to n minus 1. तो बस हमें n minus 1 की पैरिटी चेक करनी होगी, ऑड है कि इवन है. n minus 1 number of zeros is equal to n minus 1. अगर z, if z is odd then no, z is even then yes. ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन. सिंपल सॉल्यूशन है, सबका XOR किया, अगर XOR 0 है तो yes, अदरवाइज n की पैरिटी चेक कर लो. n minus 1 जो है वो ऑड होना चाहिए, इसका मतलब n जो है वो इवन होना चाहिए, तो फिर नो. अगर n ऑड है तो फिर yes. तो वो चीज यहाँ पे हैंडल कर लिया उस चीज को. ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था. अब इसको एक इस सॉल्यूशन में ना, लेकिन इसका प्रूफ नहीं दिखता. ये ऐसे तो पता चल जाता है कि ठीक है ये है 0 0 है तो इससे ऐसे ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो यस होगा या नो होगा. लेकिन ऐसा भी लग सकता है कि हो सकता है कि किसी और तरीके से अगर हम ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है, ये A1 को ये 0 बनाने की कोशिश करें, हो सकता है 0 बनाने की कोशिश नहीं करते, A1 A2 को किसी और नंबर से किसी और नंबर से XOR करते, हो सकता है फिर हम इसको कोई और वैल्यू बना सकते थे, एक्सेप्ट ये x बनाने की जगह कोई और वैल्यू बना सकते थे. ठीक है, उस केस में हो सकता है कि आंसर यस आ जाता. तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसा कोई केस नहीं है कि आंसर उसमें यस आ जाए. ठीक है, तो वो एक प्रूफ थे कि इसका प्रूफ क्या है, ये काम कैसे करता है, इसका प्रूफ क्या है. ठीक है, सो हम इसको अब बिट्स में देखने की कोशिश करते हैं. ये देखने की कोशिश करते हैं कि कोई भी बिट है वो कोई भी बिट है वो फाइनल जो वैल्यू बनेगा, सारे एलिमेंट्स जो फाइनल वैल्यू बनेंगे, उस फाइनल वैल्यू में वो बिट सेट होना चाहिए या अनसेट होना चाहिए, ये जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स से वी वांट टू चेक द ith bit whether it's going to be, and let's say at the end all the elements become x. Okay, we need to check if ith bit is set in x or not. ठीक है, ये चेक करते हैं.
तो ठीक है, तो अब सारे एलिमेंट्स में अगर x, तो अब एलिमेंट को 1 और 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उस एलिमेंट में ith बिट है तो 1, अगर नहीं है तो 0। ठीक है, तो ये हमारा एरे हो गया। एरे को हमने 1 zeros में रिड्यूस कर लिया। ith बिट के लिए चेक करना है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, हम चाहते हैं लेट्स ट्राई टू मेक एवरी एलिमेंट 1। इफ वी कैन डू दिस, अगर हम सारे एलिमेंट्स को 1 बना सकते हैं तो फिर जो हमारा x है उसमें ith बिट सेट हो सकता है। या फिर अगर हम सारे एलिमेंट्स को 0 बना सकते हैं तो फिर ith बिट में वो एलिमेंट अनसेट होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम सारे एलिमेंट्स को ना ही 1 बना सकते हैं ना ही 0 बना सकते हैं तो फिर x में वो बिट ना ही हम सेट कर पाएंगे ना ही अनसेट कर पाएंगे। उस केस में आंसर नो होना चाहिए। तो सबको 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे 1 0 0 1 0 है। तो पहले तो हम ये जो 1 0 है स्टार्टिंग में, इसको एज इट इज रखते हैं। हम क्या करते हैं, सारे जीरोस को एंड में शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 1 0 है, 0 है, फिर ये 1 है, तो इस 1 को मैं यहाँ पे मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ और इस 1 को मैं यहाँ ला सकता हूँ। देन आई विल गेट 1 0 1 0 0 1। फिर मैं इस 1 को फिर से इन दोनों पे मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ और इस पे ऑपरेशन करने के बाद इस 1 को मैं यहाँ ला सकता हूँ, इसको यहाँ ला सकता हूँ। बेसिकली दोनों को मैंने 1 से सॉल्व कर दिया। ठीक है, फिर इस 1 को मैं लेफ्ट साइड में ला सकता हूँ सिमिलरली। I'll get 1 1 1 0 0 0. So at the end of the array I have odd number of zeros. Odd number of zeros है तो इसलिए अब सबको 1 नहीं बना सकते, क्योंकि हमें अगर हम इन दोनों zeros को 1 बना सकते हैं 1 1, but then this 0 will be left out. So if number of zeros is even, then we can make all elements as 1. Similarly, अगर number of ones odd होता, suppose 1 1 1 1 0 0 0 होता, तो हम इन ones को फिर 0 बना सकते थे। हम इन first two ones पे ones को 1 से जोर कर सकते थे, then we would have get 0 0। फिर इन दोनों ones को 1 से जोर कर सकते थे, 0 0 मिल जाता, तो सारे एलिमेंट्स 0 बन जाते। तो if number of ones is odd, is even, then we can make all elements 0। ठीक है, तो ठीक है, अगर दोनों ही इवन है, नंबर ऑफ वंस भी इवन है, नंबर ऑफ जीरोस भी इवन है, तो हमारे ऊपर है, हम उस बिट को x में सेट भी रख सकते हैं, अनसेट भी रख सकते हैं। अगर मान लो कि नंबर ऑफ जीरोस इवन नहीं है बट नंबर ऑफ वंस इवन है, तो हम लोग उसको उस बिट को x में 0 रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही if number of zeros and ones both are odd, then we cannot set it or unset it in x. So in that case the answer is going to be no. तो बस ये जो चीज है, ये चीज हर एक बिट के लिए चेक करना है। वी हैव टू चेक दिस फॉर एवरी बिट। अगर हर एक बिट के लिए ये yes वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, देन जो हमारा आंसर होगा वो yes होगा। अदरवाइज किसी एक बिट के लिए भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हमारा आंसर नो होगा। ठीक है, तो ये मतलब इससे प्रूफ भी दिख रहा है, तो ये इसका प्रूफ है। तो इस तरीके से भी हम बिट बाय बिट जाके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाया था इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशंस थे इसके।
तो इसमें दिख रहा होगा कि इसमें जैसे हमने क्या किया था, हमने ये चेक किया, पहले तो हमने ये जोर को चेक कर लिया था, ठीक है, सबका जोर ले लिया था और फिर यस या नो प्रिंट कर रहे थे। उसके बाद एन को इवन, ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन थोड़ा मतलब मुझे ये वाला सॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा इंट्यूटिव लगा और ज़्यादा सिंपल लगा, ठीक है, 3-4 लाइन में ही सॉल्व हो गया। ये वाला सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने में थोड़ा ज़्यादा कोड करना पड़ सकता है, बट दोनों सॉल्यूशन ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। मिनिमम और पाथ। Harassys has an array A of size and containing non-negative integers. He starts at the index 1 of A, wants to reach the index N in one move. He can do the following. If he is currently at index I, he can move to index J such that J is between I or minimum of I plus AI, comma N. ठीक है, the cost of the path is the bitwise OR of all the array elements visited by Harassys during his journey from 1 to n. ठीक है, so formally if he visited the indices 1, x1, x2 till n, then the cost is this. Okay, determine the minimum possible cost to reach index n from index 1. If it is not possible to do so, output -1. तो ये भी बिट मैनिपुलेशन का प्रॉब्लम था पिछले प्रॉब्लम की तरह। इसमें मिनिमम कॉस्ट पता लगाना है। एरे दिया हुआ है, एरे में एरे की कुछ वैल्यू है ai, ठीक है, अगर हम ith इंडेक्स से i प्लस ai जितना जंप मार सकते हैं, तो ith इंडेक्स पे अगर हम लोग हैं तो मैक्सिमम ai जंप मार सकते हैं, ऐसा इस प्रॉब्लम को सोचते हैं, तो वहां से मैक्सिमम ai जंप मार सकते हैं, ठीक है, और पता लगाना है हमें कि हम n तक मिनिमम कॉस्ट में कैसे पहुंच सकते हैं। अगर n तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है तो आउटपुट -1 करना है। इसमें देखोगे ai की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ठीक है, जिसके वजह से ऐसा हो सकता है कि n तक पहुंचना पॉसिबल ना हो। जैसे ये वाला केस देखो 10233, इसमें क्या होगा, इसमें फर्स्ट एलिमेंट से हम लोग एक का ही जंप मार सकते हैं, सेकंड एलिमेंट पे आ सकते हैं, बट सेकंड पे 0 है तो यहाँ पे जंप नहीं मार सकते, तो यहीं पे फंस जाएंगे, तो n तक रीच नहीं कर पाएंगे, तो इस केस में -1 प्रिंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 1 से n तक जाना पॉसिबल है या नहीं। First check if it is possible to go from 1 to n. ये सिंपली लूप लगा सकते हैं, लूप लगा के चेक कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग 1 जंप मार सकते हैं, तो हम एक मैक्सिमम एक जे मेंटेन कर सकते हैं। जे इंडेक्स बताएगा कि कौन सा जे हमें बताएगा कि कौन सा मैक्सिमम इंडेक्स है जहां तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। इनिशियली जे 0 होगा, फिर जे को हम अपडेट करते जाएंगे मैक्सिमम ऑफ जे कॉमा आई प्लस ए आई से। आई पे हैं हम लोग, तो आई से हम लोग आई प्लस ए आई तक जा सकते हैं, राइट। तो अगर जे ऑलरेडी आई प्लस ए आई से बड़ा है तब जे को अपडेट नहीं करना, अदरवाइज जे को अपडेट कर देना, क्योंकि और बड़ा जंप हम लोग मार सकते हैं और आगे इंडेक्स तक हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम ith इंडेक्स पे आते हैं, किसी भी ith इंडेक्स पे आते हैं और जे उससे छोटा हो गया, तो फिर हम लोग, तो हमें पता चलेगा कि फिर उस ith इंडेक्स पे हम लोग नहीं आ सकते, तो उस केस में हमें -1 प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आंसर पॉसिबल होगा या नहीं, ठीक है। अब अगर पॉसिबल है तो हमें मिनिमम कॉस्ट पता लगाना है। तो ये कैसे किया जाए, इसके लिए और दिया हुआ है, तो इसके लिए हम फिर से बिट बाय बिट देख सकते हैं। किसी भी ith बिट के लिए
हम चेक करने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या वो ith बिट कॉस्ट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. So check for ith bit whether it should be in cost or not. ठीक है, ये चेक करेंगे. तो ऑप्टिमल ये है कि हम लोग हाईएस्ट बिट से लोएस्ट बिट में चेक करें, क्योंकि हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है. कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो हमें ये कोशिश करना है कि जो हाई बिट्स हैं वो कॉस्ट में अनसेट रहे, वो कॉस्ट में ना हो. ठीक है, कॉस्ट में लो बिट्स हो बट हाई बिट्स ना हो, ये हमें कोशिश करना है. सो विल चेक इट बिट बाय बिट बट फ्रॉम द हाईएस्ट बिट टू द लोएस्ट बिट. So we'll try to so we'll check from highest bit to lowest bit. ठीक है, अब हमें को ठीक है तो ith बिट पे चेक करना है. तो हम कोशिश करेंगे कि ith बिट को ना ले, हम लोग हाईएस्ट बिट से लोएस्ट बिट जा रहे हैं. तो सपोज हम लोग बिट i पे हैं, अब हमें ये कोशिश करना है कि हम i बिट को हमारे कॉस्ट में ना ले, किसी भी तरह ना ले कॉस्ट में. ठीक है, तो अब हमें एरे दिया गया है, एरे को फिर से हम लोग 1 0 में ब्रेक कर सकते हैं. तो ये एग्जांपल लेता हूँ 2413 और लेट्स से i इज इक्वल टू, में क्या 2 का रिप्रेजेंटेशन है, 104 का है, 100 001. Let's say we are checking for the second bit. ठीक है, 1 से represent करता हूँ. तो we are checking for this second bit. i अगर 0 होता तो फर्स्ट बिट के लिए चेक करते हैं, 1 है तो फिर हम लोग सेकंड बिट के लिए चेक करेंगे. ठीक है, फ्रॉम द राइट साइड. ठीक है, तो 2 में बिट सेट है, 4 में सेट नहीं है, 1 में भी नहीं है, 3 में है. ठीक है, तो इसको अब हम लोग ऐसा लिखते हैं, इसको हम लोग 1s और 0s में लिखते हैं, सिंप्लीफाइड. सो 2413 लिख सकते हैं 1 0 0 1. ठीक है, तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इस बिट को लेना नहीं चाहते. ठीक है, इस बिट को हम लेना नहीं चाहते, तो हम we want to avoid landing on those elements which have this bit. अगर हम इस बिट को अपने कॉस्ट में नहीं चाहते हैं तो हमें किसी भी, तो जिस भी एलिमेंट में ये बिट है उस पे जाने से अवॉइड करना है. अगर किसी भी ऐसे एलिमेंट में चले जाते हैं जिसमें ये बिट है तो एट द एंड और में वो बिट आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि और में किसी भी कुछ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हम और लेते हैं, किसी भी एलिमेंट में अगर वो बिट होता है तो फाइनल और में भी वो बिट आ जाता है. ठीक है, तो इसीलिए हमें अवॉइड करना है. ओके, ठीक है, तो अब इसमें क्या अवॉइड कर सकते हैं, इसमें अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट में ये बिट है. ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट एंड वी आर गोइंग टू रीच एट द लास्ट एलिमेंट, तो उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते, बट उनके बीच के एलिमेंट्स को अवॉइड करना है. तो यहाँ पे उनको अवॉइड नहीं कर सकते, तो फाइनल आंसर में ये बिट रहेगा ही रहेगा, ये बिट सेट ही रहेगा. ठीक है, तो हम दूसरा बिट देखते हैं, i is equal to 2 देखते हैं. ठीक है, i is equal to 2 के लिए we'll have something like this 1 0 0 1 0 0. ठीक है, इसमें देखते हैं इसमें क्या अवॉइड किया जा सकता है. हाँ, किया जा सकता है, अगर हम 4 पे लैंड ना करें तो अवॉइड किया जा सकता है. ठीक है, तो 4 पे लैंड नहीं करना, तो क्या 4 पे लैंड करने से अवॉइड किया जा सकता है. हम फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट पे हम 2 का जंप मार सकते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट को से 4 को अवॉइड करते हुए 1 पे आ जाएंगे. 2 का जंप मारा, 1 से हम लोग 1 का जंप मार सकते हैं, तो 1 से फिर हम लोग जंप मार के 3 पे आ जाएंगे. तो हमने i is equal to 2 इस बिट को हमने अवॉइड कर दिया. ठीक है, तो i is equal to 2 को
वी वर एबल टू अवॉइड दिस बिट, ये बिट वो हमारे फाइनल आंसर में नहीं होगा। बट i इज इक्वल टू 1 अभी अभी हमने देखा कि i इज इक्वल टू 1 के लिए ऐसा कुछ बन रहा था 1001, so we cannot avoid this bit, so this bit is going to be present in the final cost, so this is not going to, but this is going to be present. Similarly i is equal to 0 के लिए आप देखते हैं तो i is equal to 0 के लिए now observe one thing over here, i is equal to 1 के लिए हमारा आंसर yes आया, ठीक है, yes आया because we i is equal to 2 के लिए, i is equal to 2 के लिए हमारा आंसर no आया, no इसलिए आया because we avoided landing on the fourth this element 4। तो अब आगे जिस बिट्स के लिए भी हम चेक करेंगे उस बिट में भी हमें इस 4 को अवॉइड करना होगा, क्योंकि अगर सपोज यहाँ पे किसी बिट में इस वाले बिट में तो मैंने 4 को अवॉइड कर दिया ना, तो यानी कि अब मैं 4 पे लैंड नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ अगर आगे मैं किसी बिट के लिए उस 4 पे लैंड कर जाऊंगा तो ये पीछे वाला बिट फिर सेट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम तो पीछे वाले बिट को सेट नहीं करना चाहते, पीछे वाला बिट बड़ा है, वो कॉस्ट में होगा तो कॉस्ट बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 4 को अवॉइड कर दिया था, ठीक है, तो आगे इसीलिए आगे जब भी हम लोग चेक करेंगे तो 4 को हम लोग चेक नहीं करेंगे, 4 को हम लोग हटा देंगे, यहाँ पे भी 4 को हम हटा देते हैं, तो 213 है हमारे पास, तो 213 इज गोइंग टू बी 0, 1 में है, 3 में भी है, सो इट्स गोइंग टू बी 011, तो इस बिट को भी हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट वाले एलिमेंट में, तो एट दी एंड जो हमारा फाइनल कॉस्ट होगा उसमें सेकेंड बिट नहीं होगा, बट i is equal to 1 और i is equal to 0 ये दोनों बिट्स होंगे, तो the answer is going to be 3, which is the answer, ठीक है, तो ये जो चीज है बस यही करना है, हाईएस्ट बिट से लोएस्ट बिट तक जाना है, चेक करना है कि उस बिट को अवॉइड कर सकते हैं, यानी अगर उस बिट को अवॉइड करना है तो जिन जिन एलिमेंट्स पे वो बिट सेट है, पहले तो ये चेक करो कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट पे वो बिट सेट है कि नहीं है, अगर सेट है तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आगे नेक्स्ट बिट पे भरो, अगर नहीं है तो उसको अवॉइड देखेंगे, अवॉइड कर सकते हैं, यानी तो जिन जिन एलिमेंट्स पे भी वो बिट है उन एलिमेंट्स को पहले हटाओ, उन एलिमेंट्स को हटाने के बाद आइट्रेट करो, जो भी रिमेनिंग एरे है उसमें देखो कि फर्स्ट से लास्ट एलिमेंट तक जंप मार के रीच कर सकते हैं, यानी कर सकते हैं तो ठीक है, उस बिट को अवॉइड किया जा सकता है, अवॉइड करो उस बिट को, आंसर में मत लो, लेकिन अगर उस फर्स्ट से लास्ट एलिमेंट तक रीच नहीं कर सकते मतलब उसको उस बिट को लेना ही पड़ेगा, तो फिर उस केस में फिर उस बिट को जो तुम्हारा आंसर है उसमें ऐड करो, तो ये चीज करना है सारे बिट्स के लिए एंड विल गेट आवर आंसर, दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन। तो अब मुझे ये हम मेंटेन करना है, मुझे क्या करना है, कुछ एलिमेंट्स को एक पॉइंट तक रखना है, फिर उसमें से कुछ एलिमेंट्स को रिमूव करते जाना है, इस तरीके से जो हमारा एरे है वो श्रिंक होता जाएगा, जैसे हाईएस्ट बिट से लोएस्ट बिट की तरफ जाएंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक सेट में सारे एलिमेंट्स को मेंटेन कर सकता हूँ, जब भी मुझे किसी एलिमेंट को रिमूव करना होगा मैं सेट में से रिमूव कर दूंगा, तो फॉर दैट रीजन आई हैव मेंटेन्ड अ सेट ओवर हियर, सेट में सारे एलिमेंट्स को डाल दिया, बिट्स में आइटरेट कर रहा हूँ हाईएस्ट टू लोएस्ट बिट, ठीक है, डिलीट मैंने रखा, डिलीट बताएगा कि किन एलिमेंट्स को डिलीट करना है, जो प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं उनमें आइटरेट कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि उनमें ये जो एक्सेस बिट है वो सेट है या नहीं, ठीक है, इससे मैं चेक कर लूंगा, और ये भी चेक कर रहा हूँ कि 0 या n-1 वाले एलिमेंट को रिमूव नहीं करना है, ठीक है, उन एलिमेंट्स के लिए अगर 0 या n-1 एलिमेंट है और उसके लिए एक्सेस बिट सेट है तो ब्रेक करूंगा, फ्लैग को 1 करूंगा, ब्रेक करूंगा, फ्लैग अगर 1 होगा तो आंसर में इस एक्सेस बिट को लेना ही पड़ेगा, ठीक है, और ठीक है, अगर 0 या n-1 नहीं है और वो बिट सेट है तो उस
एलिमेंट को हमें रिमूव करना पड़ेगा अपने सेट से, तो डिलीट में डाल दिया, ठीक है। अदरवाइज जे को मैं मैक्सिमम, जे वही बता रहा है कि मैक्सिमम कितना जंप मार सकते हैं, ठीक है, वो मेंटेन कर रहा हूँ। अगर जो मैक्सिमम जंप मार सकता हूँ वो भी करंट इंडेक्स से कम हो गया, मतलब एक करंट इंडेक्स पे मैं आ ही नहीं सकता, ठीक है, मैक्सिमम जंप जो मार सकता था वो पीछे छूट गया, तो इस करंट इंडेक्स पे तो मैं आ ही नहीं सकता, तो उस केस में भी फ्लैग को 1 करूंगा, ब्रेक करूंगा। तो अगर फ्लैग 1 है तो मतलब इस बिट को लेना ही पड़ेगा, अगर फ्लैग 1 नहीं है तो इस बिट को हम अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड करेंगे। अवॉइड करने के लिए डिलीट में जितने भी एलिमेंट्स है सबको रिमूव करना होगा, सेट में से रिमूव कर दिया, एंड में आंसर प्रिंट कर दिया। तो ये था इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो समझ आ गया होगा सबको, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, फर्स्ट टू लास्ट। तो इस प्रॉब्लम में एक ग्रिड है n क्रॉस m साइज का, वी हैव टू मूव फ्रॉम 1,1 ग्रिड सेल टू n, m सेल, ठीक है। किसी भी सेल से हम उसके नेबर सेल्स पे मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप और डाउन वाले नेबर्स पे मूव कर सकते हैं, बट के स्पेशल सेल्स दिए हुए हैं, उन के स्पेशल सेल से हम लोग जो कॉर्नर्स पे जो उसके नेबर सेल्स हैं, जो मतलब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट पे जो सेल्स हैं उस पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये के स्पेशल सेल्स है, हमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स शेफ नीड्स टू गो फ्रॉम 1,1 टू n, m, मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स जिसमें हम 1,1 से n, m तक पहुंच सके। तो अगर एक भी स्पेशल सेल नहीं होता तो कितने मूव्स लगते हैं, तो n प्लस m माइनस 2 मूव्स लगते हैं टू गो फ्रॉम 1,1 टू n, m, ठीक है, n प्लस m माइनस 2 मूव्स लगते हैं। लेकिन अब स्पेशल सेल्स हैं तो इससे कम मूव्स लगेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, कितने कम मूव्स लगेंगे, कैसे पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे n, m दिया जाएगा, k दिया जाएगा, नंबर ऑफ स्पेशल सेल्स, फिर वो सेल्स की लोकेशन दी जाएगी xi yi, all xi yi are pairwise distinct, ठीक है, और sum of k doesn't exceed 2 into 10 to the power 5। ओके, तो ये केस लेते हैं, ऐसा कुछ केस लेते हैं, 5,5 0 0 0 0 का मतलब है कि वो स्पेशल सेल नहीं है, 1 का मतलब है स्पेशल सेल है। तो जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी n is equal to 5 है, m is equal to 5 है, ठीक है। आंसर जो है वो n प्लस m माइनस सम वैल्यू x, ठीक है। अब हमें ये पता लगाना है x क्या होगा। अगर एक भी स्पेशल सेल नहीं होगा तब तो n प्लस m माइनस 2 ऑपरेशंस लगेंगे, मूव्स लगेंगे। सपोज एक स्पेशल सेल है यहाँ पे लगाने, अब देखते कितने मूव्स लगेंगे। अब नंबर ऑफ मूव्स विल डिक्रीज बाय 1, कैसे, हम पहले 1,1 से इस सेल पे आ सकते हैं, कितने मूव्स लगेंगे, यहाँ पे आएंगे, एक मूव लगेगा, फिर यहाँ आएंगे 2 मूव, यहाँ पे आया 3rd मूव, देन विल कम ओवर 4th मूव। अब इस 1 से हम डायगनली इसके बॉटम राइट वाले सेल पे जा सकते हैं। पहले क्या होता, पहले अगर हमें इसके बॉटम राइट वाले सेल पे आना होता तो हमें 2 मूव्स लगते हैं, फर्स्ट वी वुड हैव मूव्ड डाउन देन राइट, पहले 2 मूव्स लगते हैं। अब एक मूव में ही जा सकते हैं, तो द नंबर ऑफ मूव्स रिड्यूस्ड बाय 1, फिर इसके बॉटम राइट वाले सेल पे आएंगे एंड देन फ्रॉम देयर वी विल मेक अनदर 2 मूव्स टू रीच दिस लास्ट सेल। कितने मूव्स लगे, 3 एंड 1 2 3 4
4 and 3 7, so 7 मूव्स लगे। तो आंसर n plus m minus 2 क्या होगा, यहाँ पे 8 होगा, so 8 minus 1 that is 7। एक स्पेशल सेल है तो नंबर ऑफ मूव्स एक से रिड्यूस हो गया। लेट्स सी दो स्पेशल सेल में क्या होता है। अगर दूसरा स्पेशल सेल, ये जो यहाँ पे 0 1 है, इसको यहाँ पे डालते हैं। अगर दूसरा स्पेशल सेल ये जो 1 है, इसके जो बॉटम राइट में जो सब मैट्रिक्स है, ये वाला सब मैट्रिक्स 0 दिस दिस एंड दिस, ठीक है, इसको मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ, होल्ड कर देता हूँ। कलर इज नॉट चेंजिंग, बट ठीक है, ये 1 है, ठीक है। इसके बॉटम राइट में जो सब मैट्रिक्स है, ये दिस सेल एंड दिस सेल, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई स्पेशल सेल हो, सपोज यहाँ पे अगर स्पेशल सेल है, ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, अब फर्स्ट सेल से इस वाले सेल में 2 मूव्स में आएंगे। फर्स्ट विल गो टू बॉटम ओवर हियर, के बाद यहाँ 1 पे आ जाएंगे, 2 मूव्स लगेंगे। फिर इस 1 से इसके बॉटम राइट वाले सेल में आएंगे, 1 मूव लगेगा। फिर यहाँ से 1 नीचे वाले 1 पे आएंगे, 2 मूव्स लगेगा। फिर यहाँ से नीचे जो 0 है उस पे आएंगे, 2 मूव्स लगेगा, ठीक है। तो कितने मूव्स लगे, 2 1 3 2 5 एंड देन 6, ठीक है। तो 6 मूव्स लगा। तो नाउ द आंसर इज 8 minus 2 6। अगर 2 स्पेशल सेल्स हो तो 2 से कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये जो 1 है, ये यहाँ नहीं होता, इस मैट्रिक्स, इस सब मैट्रिक्स में ना होके कहीं और होता, सपोज यहाँ होता, तब भी क्या 2 से रिड्यूस होता आंसर? नहीं। तो फिर क्या होता, तो अगर इस 0 से हम लोग ये इस नीचे वाले 1 पे आ जाते हैं, तो उसके बाद तो हमें नीचे ही जाना है या राइट साइड में ही जाना है, ठीक है। नीचे ही जाना है या फिर राइट साइड में ही जाना है, क्योंकि हमें ये नीचे वाले 0 पे पहुंचना है। तो या तो राइट साइड मूव करेंगे या तो डाउन साइड मूव करेंगे। कैसे भी मूव करेंगे, वापस से हम किसी स्पेशल सेल में नहीं आने वाले। ये वाला जो स्पेशल सेल है 1, वो इस वाले 1 के ऊपर है, इस पे तो नहीं आने वाले फिर। तो अब हमारा मूव रिड्यूस नहीं होगा, तो हमारा मूव इस वाले स्पेशल सेल की वजह से 1 से रिड्यूस हुआ, बट अब रिड्यूस नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो दूसरा स्पेशल सेल है वो इस वाले, अब वो अंदर है ही नहीं, इसके राइट साइड और डाउन साइड में है ही नहीं, ठीक है। तो अब रिड्यूस नहीं होगा। तो अगर इस ये सब मैट्रिक्स में है, अगर जो सेकेंड special cell within the submatrix of special cell, तो फिर 2 से रिड्यूस हो गया, बट अदरवाइज 1 से ही रिड्यूस होगा। तो ये चीज ऑब्जर्व करना है। तो अब सपोज यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे भी एक 1 है, लेट्स से, एंड इधर भी एक 1, इधर की जगह इधर एक 1 है, ऐसा कर देते हैं।
अब इसमें जरा पता लगाते हैं इसमें कितने से रिड्यूस होगा। तो हमें ये देखना है कि कितने स्पेशल सेल्स हैं जो एक के बाद एक दूसरे स्पेशल सेल के सब मैट्रिक्स में आ रहे हैं। ये ऐसे कितने स्पेशल सेल्स हैं। तो जैसे ये वाला पहला स्पेशल सेल जो इधर है 1, ठीक है, इसके मैट्रिक्स में ये दूसरा स्पेशल सेल है, इसको मैं 2 मार्क करता हूँ। फिर इसके मैट्रिक्स के अंदर ये तीसरा स्पेशल सेल है 3, ठीक है। उसी तरीके से अगर ये वाला देखोगे इसके अंदर ये वाला है, ठीक है, और ये वाला भी है। तो इसके अंदर तो सिर्फ 2 ही है, फिर इसके अंदर और कोई हमें नहीं दिख रहा। तो देखा जाए तो मैक्सिमम 3 स्पेशल सेल्स हैं जो एक के बाद एक दूसरे के सब मैट्रिक्स के अंदर है। तो एक तरीके से चेन बन रहा है स्पेशल सेल्स का, जो अपने पेरेंट्स स्पेशल सेल के सब मैट्रिक्स के अंदर हो। तो हमें बस इस चेन की लेंथ पता लगानी है। इस चेन की लेंथ जितनी होगी उतने से ही जो आंसर है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ है 3, so 8 minus 3 which is 5। फिर यहाँ से 1 में आएंगे 2 ऑपरेशन, यहाँ से 2 में आएंगे 1 ऑपरेशन, टोटल 3 हो गया। यहाँ से 3 में आए 4 ऑपरेशन हो गया, फिर 0 पे आएंगे 5 ऑपरेशन हो जाएगा। सो नंबर ऑफ ऑपरेशंस इज 5, ठीक है। अब ये चेन की लेंथ कैसे पता लगाई जाए। और एक चीज और कि यहाँ पे 2 था, ठीक है। मान लो कि ये जो यहाँ पे होने की जगह जो स्पेशल सेल है वो इधर अगर होता तो क्या होता, अगर यहाँ पे होता, अगर ये एज पे होता, ठीक है, तो क्या होता। तो यहाँ से इस वाले सेल पे आते 2 नंबर ऑफ ऑपरेशंस में, फिर इस सेल पे आते, ये जो सेकंड सेल है इस पे आते, ठीक है। नंबर ऑफ ऑपरेशंस 2 ही लगता, एक ऑपरेशन में आ जाते हैं। फिर यहाँ से इस थर्ड वाले सेल पे आते, बट इस थर्ड वाले सेल पे आने के बाद हम डायगनली तो मूव कर ही नहीं सकते ना। ये थर्ड जो स्पेशल सेल है ये हम लोगों को डायगनल मूव नहीं दे सकता, ठीक है। बॉटम या बॉटम राइट में डायगनल वाला मूव नहीं दे सकता। तो ये जो थर्ड सेल जो है, स्पेशल सेल जो है, ये हमारा नंबर ऑफ मूव रिड्यूस नहीं कर सकता। तो इस केस में हमारा आंसर जो है इस केस में वो 8 minus 2 होगा, यानी कि 6 होगा। तो एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि ये जो बॉटम में जो जितने भी स्पेशल सेल्स होंगे और राइट साइड में जितने भी स्पेशल सेल्स होंगे वो यूजलेस हैं। वो हमारा जो नंबर ऑफ मूव्स है वो रिड्यूस कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कोई डायगोनल मूव हमें नहीं दे रहे हैं बॉटम राइट साइड का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें, तो हम फिल्टर आउट कर सकते हैं जितने भी हमारे पास स्पेशल सेल्स है। तो इनपुट में जितने भी स्पेशल सेल्स होंगे उनको फिल्टर करेंगे, उनमें से जो भी एज बॉटम और राइट साइड वाले एज में जो स्पेशल सेल्स हैं उनको हटा देंगे। तो अब हमारे पास सिर्फ यूजफुल स्पेशल सेल्स हैं। अब जितने स्पेशल सेल्स बचे उनमें हमें ये नेस्टिंग पता लगानी है, एक के अंदर एक, एक स्पेशल सेल के सब मैट्रिक्स के अंदर दूसरा स्पेशल सेल, उसके सब मैट्रिक्स के अंदर तीसरा स्पेशल सेल। इस चेन की मैक्सिमम लेंथ पता लगानी है। जो भी मैक्सिमम लेंथ हमें मिलेगा वो फिर n+m-2 में से रिड्यूस करना है। दैट वुड बी आवर आंसर। अब ये चेन की लेंथ कैसे पता लगाई जाए, इसके लिए यूज करेंगे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। इसके लिए क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास y1 जो सेल्स हैं इस तरीके से सेल्स होंगे, ठीक है। इसको हम सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करने के बाद क्या होगा, इसको हम x कोऑर्डिनेट से सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद क्या होगा, x1 is equal to x2 is equal to x3 equal to x4, ये हो गया। और
y1 जो है वो अब ऊपर नीचे ऐसा हो सकता है, बट x1 जो है वो अब सॉर्ट हो गया, x2 x1 से बड़ा होगा, x3 x2 से बड़ा होगा, x4 x3 से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये जो दूसरा सेल है वो पहले सेल के सब मैट्रिक्स के अंदर इसलिए है क्योंकि ये जो दूसरा सेल है उसका x कोऑर्डिनेट भी पहले सेल के x कोऑर्डिनेट से बड़ा है और y कोऑर्डिनेट भी पहले सेल के y कोऑर्डिनेट से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x को सॉर्ट कर दिया, अब हमारे पास y1 y2 y3 y4 होगा, ठीक है। अब हम इसमें 5 एलिमेंट्स ले लेते हैं, x5 y5। अब हमें ये जो y का जो एरे है हमें LIS लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस पता है। सपोज LIS ये ऐसा कुछ मिला हमें, y2 y4 y5 ऐसा LIS मिल गया, ठीक है। देन वी कैन से कि x1 x2 जो है, से जो x2 y2 जो है, इसको जब हमने सॉर्ट किया फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया, x1 is greater than equal to x2, ठीक है। और ये जो LIS मिला, LIS ग्रेटर या फिर लेस, नहीं लेस देन होना चाहिए, ठीक है। तो इस LIS में वी कैन से x2 इज, ये जो LIS होगा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, y2 is less than y4 is less than y4 ऐसा कुछ है। then we can say that x2 is अभी के लिए to simplify things let's say कोई भी x कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं है, सारे x कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हैं, x1 greater than x2 greater than x3, ठीक है, greater than x4 ऐसा। तो हमने LIS पता लगा लिया, y2 y4 y5 हमें पता है इसके x कोऑर्डिनेट्स तो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं। then we can say x2 y2 is less than x4 y4 which is less than x5 y5. We can say that x4 y4 is going to be present in the submatrix of x2 y2 and x5 y5 is going to be present in the submatrix of x4 y4. So the length over here, length is 3. Okay, so length is 3, LIS is equal to 3. We can say LIS is equal to 3. तो यानी कि आंसर में हमें क्या डिक्रीज करना है, आंसर में हमें LIS डिक्रीज करना है। So the answer is going to be n plus m minus 2 minus LIS, which is longest increasing subsequence. अब LIS कैसे पता लगाया जाता है, ठीक है। LIS को n log n में पता लगाया जा सकता है, DP का सॉल्यूशन होता है। So that if you don't know about that, you can check it out on CP algorithms. CP algorithms पे मिसलेनियस के सेक्शन में यहाँ पे है longest increasing subsequence. The n log n solution is given over here. This is the n log n solution. ठीक है, तो यही हम लोग यूज करेंगे। सॉल्यूशन, अगर मेरा सॉल्यूशन देखोगे ठीक है, अगर स्पेशल सेल 0 है, n plus m minus 2 प्रिंट कर दिया, अदरवाइज x और y को मैंने लिया और 0 बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे माइनस माइनस किया है। फिर ठीक है, एक वेक्टर में डाल दिया x और y को, पेयर के वेक्टर्स में LIS पता लगा रहा हूँ, ये है LIS। अब LIS पता लगाऊंगा, ये मुझे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस रिटर्न कर देगा। फिर एंड में द आंसर इज गोइंग टू बी n plus m minus 2 minus LIS। अब यहाँ पे जो मैंने LIS का कोड यूज किया और यहाँ पे जो CP एल्गोरिथम्स में है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होगा क्योंकि यहाँ पे पेयर के लिए हमें LIS लगाना है, ठीक है। यहाँ पे जबकि सिंपली एरे, इंटीजर एरे के लिए, इसमें क्या चेंजेस अब करने हैं वो मैं समझाता हूँ। ये कोड सेम रहेगा, बस जो पार्ट डिफरेंट है वो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज डिफरेंट।
अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे अगर x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3 ग्रेटर देन x4 ये होता तो हम लोग y पे सिंपली y वाले वेक्टर पे सिंपली हम LIS पता लगा सकते थे और हमें लेंथ पता चल जाता। लेकिन यहाँ पे x1 ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, इक्वल टू की वजह से खेल खराब है। अगर मान लो कि ये y2 है और y4 है, अगर मान लो कि y2 और y4 का जो x है वो इक्वल है, तो हम y2 और y4 को तो फिर हम अपने इस LIS में नहीं ले सकते, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग LIS चाहिए। y2 भी y4 से ग्रेटर होना, y4 y2 से ग्रेटर होना चाहिए और x4 भी x2 से ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल नहीं चलेगा, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए, इसके लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले जितने भी x इक्वल हैं, ठीक है, जितने भी इक्वल x होंगे, सपोज x1 x2 के बराबर है, तो ये जो y1 y2 है इसके लिए x इक्वल है, ठीक है, तो y1 y2 दोनों एक साथ नहीं आ सकता LIS में, या तो y1 LIS में आएगा या तो y2 LIS में आएगा। इस चीज को हैंडल करना है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जितने भी इक्वल x होंगे उनके y को मैंने एक वेक्टर a में डाल दिया, ठीक है। अब LIS में हम क्या करते हैं, LIS में हम अपर बाउंड यूज करते हैं और हम लोग पता लगाते हैं कि ये एक वेक्टर d मेंटेन करते हैं, इसमें किस एलिमेंट को अपडेट करना है, ये जरा पढ़ लेना, समझ लेना कैसे काम करता है। इसमें किस एलिमेंट को अपडेट करना है वो हमें अपर बाउंड से पता चलता है, ठीक है, फिर उसको अपडेट करते हैं, इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे अब जितने भी y होंगे जिनका x इक्वल है उन सब के लिए एक साथ अपडेट करना है, ठीक है। उसमें से ऐसा नहीं कि पहले अगर उसमें उनको अलग अलग अपडेट करेंगे तो किसी एक y के लिए अपडेट होगा, फिर वो y LIS में आ जाएगा, फिर नेक्स्ट y के लिए अपडेट करेंगे तो वो भी उस LIS में आ जाएगा, बट दोनों LIS में नहीं आने चाहिए, तो उनके x इक्वल है, तो इसीलिए दोनों के लिए एक साथ अपडेट करेंगे ताकि दोनों में से कोई एक ही LIS का पार्ट हो। तो वो चीज यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, फिर वेक्टर में डाला, फिर उसके लिए मैं पता लगा रहा हूँ, अपडेट्स पता लगा रहा हूँ, अपडेट्स को एक मैप में डाल रहा हूँ। तो मैप में क्या होगा, मैप में डालने से क्या होगा कि फिर सिर्फ उन दोनों में से कोई एक ही LIS के अंदर आएगा, ठीक है। ये अपडेट्स होंगे, कोई भी अपडेट्स दो बार नहीं होंगे, कोई भी जो भी अपडेट्स है वो एक ही बार होंगे किसी भी एक पर्टिकुलर जे के लिए। फिर मैप में जो भी अपडेट्स हुए उसको फिर मैं ये जो फाइनल जो मेरा डी का जो वेक्टर है उसमें अपडेट करा। एक चीज बता देता हूँ कि इसमें जो DI है वो क्या बताता है, वो बताता है DI बताता है कि बताता है दी लास्ट एलिमेंट if the get the length of LIS is equal to I, smallest last element in the LIS of length I, ठीक है, ये चीज बताता है। तो जैसे सपोज ऐसा कोई LIS है 1 2 3, 1 2 3 है और 1 2 4, ये दो LIS पॉसिबल है तीन लेंथ के, ठीक है। तो जो D3 है वो होगा 3, ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों लास्ट एलिमेंट में से छोटा एलिमेंट कौन सा है, 3, तो D3 जो है वो 3 हो जाएगा। इसका मतलब जो तीन लेंथ का जो भी LIS बनेगा उसमें जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट पॉसिबल है वो 3, ये बताता है। ओके, तो ठीक है, तो बस इतना ही था, LIS का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। अब इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाइनरी इंडेक्स ट्री या कोई और डेटा स्ट्रक्चर यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, एलिवेटर्स।
there is a building with 10 to the power 9 floors labeled 1 to 10 to the power 9 from the bottom to the top, and people would like to move up several floors in the building, especially the ith ones. ठीक है, तो इसमें n पर्सन्स दिया हुआ है, n पीपल हैं, ith पर्सन को ai से bi फ्लोर पे जाना है। फ्लोर्स की जो नंबरिंग है वो 1 से n तक है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर ऐसा नहीं है, फ्लोर 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 इस तरीके से सारे फ्लोर्स हैं, और m नंबर ऑफ एलिवेटर्स है। इनिशियली सारे एलिवेटर्स फ्लोर 1 पे हैं। अब क्या होगा, हमें सारे लोगों को इनिशियली ith पर्सन इज एट ai फ्लोर, उसको bi फ्लोर पे जाना है। तो हम चाहते हैं सारे पर्सन उनको जिन फ्लोर पे जाना है वो उस फ्लोर पे चले जाए। एलिवेटर्स इनिशियली सारे फ्लोर्स 1 पे हैं। अब किसी एक फ्लोर से उसके नेक्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए 1 सेकेंड का टाइम लगता है एलिवेटर को, और किसी एक आदमी को एलिवेटर में अंदर आने के लिए h सेकेंड्स लगते हैं, और बाहर जाने के लिए भी h सेकेंड्स लगते हैं। और एक टाइम पे दो, ऐसा नहीं हो सकता कि दो आदमी एक साथ एलिवेटर के अंदर चले जाएं या दो आदमी एक साथ बाहर आ जाए। एक टाइम पे एक आदमी ही अंदर जाएगा या एक आदमी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो और h सेकेंड्स लगते हैं अंदर या बाहर जाने में एलिवेटर से। पर्सन कैन एग्जिट एन एलिवेटर ऑन एनी फ्लोर, नॉट ओनली ऑन फ्लोर bi। अब जो पर्सन है वो एलिवेटर से किसी भी फ्लोर से बाहर निकल सकता है, जरूरी नहीं कि bi फ्लोर पे ही। सपोज फर्स्ट फ्लोर से 5th फ्लोर पे जाना है, ऐसा कर सकता है 3rd फ्लोर पे बाहर निकल जाए, 3rd फ्लोर पे दूसरा एलिवेटर पकड़े और वहां से 5th फ्लोर पे चला जाए, ऐसा भी कर सकता है। We say that the ith person has reached the destination after taking 8 seconds to exit an elevator at floor bi। तो जब ith person फ्लोर h, सपोज ith person को अपने bi फ्लोर पे पहुंचना है, तो जब वो एलिवेटर से bi फ्लोर पे पहुंचेगा, एलिवेटर से बाहर निकलेगा, h सेकंड्स लगेंगे उसको बाहर निकलने में। h सेकंड्स में जब बाहर निकल जाएगा तब हम बोलेंगे कि वो पर्सन अपने फ्लोर पे पहुंच चुका है, ठीक है। हमें पता लगाना है मिनिमम टाइम नीडेड इन सेकेंड्स until all n people have reached their destinations if they enter and exit elevators optimally। तो ऑप्टिमली मिनिमम टाइम पता लगाना है जितने में सारे लोग अपने फ्लोर पे पहुंच जाए, ठीक है। तो इसमें हम बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं। अब देखो, जब भी कुछ भी मिनिमम या मैक्सिमम का प्रॉब्लम होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके इन तीनों में से कोई एक सॉल्यूशन उसमें काम कर जाता है, या तो ग्रीडी, या तो डीपी, या तो बाइनरी सर्च। ये तीनों में से मोस्ट ऑफ द टाइम इन तीनों में से कुछ उसमें यूज हो रहा होता है। तो इसमें बाइनरी सर्च यूज हो रहा है, देखते हैं कैसे। तो पहले तो पता लगाते हैं कि पहले टाइम को फिक्स कर देते हैं कि n टाइम के अंदर, कि p टाइम के अंदर सारे लोगों को उनके फ्लोर्स पे पहुंचाना है, ठीक है। पहले टाइम को फिक्स कर दिया। So let's try to find out if we can ये हमें पता लगाना है। तो ये जो है हमारा फंक्शन हो जाएगा, जो हमें एक फंक्शन बनाएंगे, वो फंक्शन हमें बताएगा कि क्या सारे लोगों को टी टाइम के अंदर उनके फ्लोर पे पहुंचा सकते हैं। अब ये जो फंक्शन होगा मोनोटोनिक फंक्शन होगा, ठीक है। अगर किसी छोटे टाइम के लिए पहुंचा सकते हैं तो उससे बड़े टाइम के लिए पहुंचा ही सकते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन होगा
तो मोनोटोनिक फंक्शन पे हमेशा बाइनरी सर्च काम करता है, इस पे भी काम करेगा अगर हम ये फिगर आउट कर लें, पता लगाना कि टाइम के अंदर पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए पहले तो एक चीज इसमें देखना है कि इसमें जो इसमें ith पर्सन को AI फ्लोर से BI फ्लोर पे जाना है। इसमें AI जो है वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, AI इज नॉट इम्पोर्टेंट। BI जो है वो इम्पोर्टेंट है, बट AI इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो किसी भी पर्सन को जो उसके जो उसके एंड वाले फ्लोर पे पहुंचना है, वो उसका एंड वाला फ्लोर इम्पोर्टेंट है। वो किस फ्लोर से लिफ्ट में चढ़ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो हमारे टाइम में कुछ टाइम जो है एट द एंड जो मिनिमम टाइम है उसमें कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सपोज पहला एक एक आदमी जो है वो फर्स्ट फ्लोर से चढ़ता है और उसको 5th फ्लोर पे उतरना है, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा? फर्स्ट फ्लोर से 5th फ्लोर में एलिवेटर को आने में 4 सेकंड लगेगा। उस आदमी को सपोज उस आदमी को अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए 1-1 सेकंड लगता है, तो 4 + 2 6 सेकंड्स टोटल लगेगा। अब सपोज वो आदमी फर्स्ट फ्लोर पे नहीं चढ़ा होता, थर्ड फ्लोर पे चढ़ता, थर्ड फ्लोर से उसको 5th फ्लोर जाना होता, तब भी 6 सेकंड लगता। कैसे? क्योंकि एलिवेटर तो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो पहले एलिवेटर फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे आता, 2 सेकंड लगते हैं। थर्ड फ्लोर पे आदमी एलिवेटर के अंदर घुसता, 1 सेकंड लगता। थर्ड से 5th फ्लोर पे एलिवेटर आता, 2 सेकंड और लगते हैं, 5 हो गया टोटल। फिर वो 5th फ्लोर पे बाहर निकलता है, 1 सेकंड लगता है, 6 सेकंड, तो टोटल 6 सेकंड्स लगते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि जो इनिशियल फ्लोर है जिससे कोई भी आदमी चढ़ा है एलिवेटर के अंदर, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फाइनली उसको किस फ्लोर पे जाना है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो सोल्यूशन है उसमें इनपुट के बाद AI कभी यूज ही नहीं होगा। यहाँ पे क्या किया, AI मैंने लिया सोल्यूशन में, मैंने इनपुट में AI और BI को पहले तो डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जीरो बेस्ड ग्राउंड फ्लोर को जीरो बेस्ड मान रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, BI हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो अब BI को हम लोग सॉर्ट करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, BI को सॉर्ट कर लिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सपोज ऐसा कुछ हमें मिला, कौन सा केस, ये वाला केस लेता हूँ। ठीक है, तो B जो है वो ये है 24, 3, 6, 8, 11 में नंबर ऑफ एलिवेटर्स है 3 and 5. 2H is the time board and unboard the elevators। ठीक है, B को करेंगे सॉर्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में, and we will get 24, 11, 8। ठीक है, अब पता लगाते हैं कि सबको T टाइम के अंदर पहुंचाया जा सकता है। T जो है वो हमारा सपोज 30 है, 30 लेते हैं, लेके चलते हैं। तो पहले देखोगे, पहला पर्सन जो है उसको 24th फ्लोर पे जाना है, तो लेट्स से वो फर्स्ट एलिवेटर यूज करता है। फर्स्ट एलिवेटर यूज करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा 30 फ्लोर जाने में? कितना टाइम होगा? पहले तो फर्स्ट एलिवेटर को 30 फ्लोर पे जाना है, 1 से 30 पे जाना है, तो 29 टाइम तो लगेगा ही लगेगा उसको फर्स्ट फ्लोर से 30th फ्लोर पे जाना है। तो 29 टाइम तो उसको फर्स्ट से 30 में जाने में लगेगा, प्लस ये जो आदमी है इसको अंदर आने में 2 सेकंड, बाहर निकलने में 2 सेकंड, तो 4 सेकंड्स लगेंगे उसको, तो टोटल 33 सेकंड्स हो गया। ठीक है, उसको अच्छा 24th फ्लोर पे जाना था, तो 23 सेकंड्स लगेंगे। फर्स्ट फ्लोर से 24th फ्लोर पे जाना है, 23 सेकंड्स लगेंगे, 2 सेकंड्स अंदर जाने में, 2 सेकंड्स बाहर निकलने में, तो टोटल 27 सेकंड्स लगेंगे।
ठीक है, तो फर्स्ट एलिवेटर को 27 सेकेंड लगा पहले आदमी को पहुंचाने में। तो अभी जो हमारा टोटल अब सेकेंड एलिवेटर है। अच्छा, अब ये जो एलिवेटर्स है ना वो पैरेलली काम कर सकते हैं। ऐसा होता है फर्स्ट एलिवेटर पैरेलली लोगों को उनके फ्लोर पे पहुंचा रहा है, सेकेंड एलिवेटर भी पैरेलली उनको और दूसरे लोगों को उनके फ्लोर पे पहुंचा रहा है। तो ठीक है, पहला पर्सन जो है वो फर्स्ट एलिवेटर यूज करेगा। अब दूसरे पर्सन को 11th फ्लोर पे जाना है। ठीक है, तो एलिवेटर जब 1 से 24 पे आ रहा है तो वो बीच में इस दूसरे आदमी को लेते हुए आ सकता था। ठीक है, दूसरे आदमी को लेता, जिस फ्लोर से उसको अंदर जाना था एलिवेटर में चला जाता, 11th फ्लोर पे निकल जाता। तो उसमें 4 सेकेंड्स और लगते हैं दूसरे आदमी को उसके फ्लोर पे पहुंचाने के लिए, तो 31 सेकेंड्स। तो अगर दूसरे आदमी को भी हम लोग फर्स्ट एलिवेटर से पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हमें लगेगा 31 सेकेंड्स, लेकिन 31 जो है वो 30 से ज्यादा है। तो इसका मतलब दूसरे आदमी को पहले एलिवेटर में नहीं डाल सकते, नहीं तो पहला एलिवेटर 31 सेकेंड से ज्यादा टाइम लगाएगा। तो अब दूसरे आदमी के लिए हमें चाहिए सेकेंड एलिवेटर। तो सेकेंड एलिवेटर, तो अब दूसरे आदमी को 11th फ्लोर पे पहुंचाना है तो 10 तो टाइम लगेगा, प्लस 4 सेकेंड्स लगेंगे अंदर बाहर करने में, तो 14 सेकेंड्स टोटल लगेंगे। ठीक है, अब ठीक है, अब देखते हैं तीसरे को पहुंचना है। तो ये जो तीसरा पर्सन है उसको हम लोग सेकेंड एलिवेटर में डाल सकते हैं, 4 सेकेंड और लगेगा, टोटल 80 विच इज लेस देन 30। फिर चौथे को भी दूसरे एलिवेटर से पहुंचा सकते हैं, 4 सेकेंड और ऐड हो जाएगा दूसरे एलिवेटर के टाइम में 22। इसको भी पहुंचा सकते हैं, 1 2 3 को पहुंचा दिया, चौथे इसको फिफ्थ आदमी को जिसको थर्ड एलिवेटर पे जाना है उसको भी एलिवेटर से पहुंचा। एक चीज और इस प्रॉब्लम में दिया गया था कि द एलिवेटर कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ पीपल, तो कितने भी लोग डाल सकते हैं इस एलिवेटर में। तो ये जो फिफ्थ पर्सन है वो भी सेकेंड एलिवेटर यूज करेगा और अपने थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाएगा। तो उसके लिए फिर 4 सेकेंड और एक्स्ट्रा लगेगा, 26 सेकेंड। तो 26 सेकेंड और सारे लोग अपने फ्लोर पे पहुंच गए। ठीक है, तो फर्स्ट एलिवेटर को 27 का टाइम लगा, सेकेंड एलिवेटर को 26 का टाइम लगा, विच इज लेस देन 30। तो यानी कि 30 सेकेंड्स के अंदर हम सबको पहुंचा सकते हैं उनके फ्लोर्स पे। तो इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि टी टाइम के अंदर सारे लोगों को उनके फ्लोर से पहुंचाया जा सकता है, और फिर टी के ऊपर बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं जिससे हमें मिनिमम टी का वैल्यू पता चल जाएगा। ओके, सो इम्प्लीमेंटेशन में बी को सॉर्ट किया, ए तो इम्पोर्टेंट है नहीं, बाइनरी सर्च लगा दिया, बाइनरी सर्च में चेक फंक्शन पता लगा लिया, चेक फंक्शन बना दिया, चेक फंक्शन बताएगा टी टाइम के अंदर पॉसिबल है या नहीं। अगर b0 प्लस 2h इज ग्रेटर देन t, b0 क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट है 24। अगर 24 में प्लस 2h कर दिया, यानी कि ये जो फर्स्ट पर्सन है उसको 24th फ्लोर पे जाना है, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, उसके लिए 23 प्लस 4 27 टाइम लगेगा। तो अगर 27 t से ज्यादा है, सपोज t 25 होता, अगर सपोज 20 होता सपोज, तो फर्स्ट पर्सन को जाने के लिए 27 टाइम लगेगा ही लगेगा, उससे कम टाइम लग ही नहीं सकता, 27 टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो अगर t 27 से कम है तो पॉसिबल ही नहीं है, उस केस में तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। अदरवाइज फिर जो लॉजिक मैंने यहाँ पे समझाया था उसी लॉजिक को फॉलो कर रहा हूँ। टी हमारा बताएगा अभी जो करंट एलिवेटर जो यूज करें उसका टाइम। ठीक है, टी के टाइम में सपोज ith पर्सन को हमें करंट एलिवेटर से पहुंचाना है तो 2h का टाइम ऐड करना पड़ेगा उसमें। फिर अगर हमें देखना है कि क्या इस एलिवेटर से अब हम और लोगों को पहुंचा सकते हैं, तो क्या इस एलिवेटर में और 2h ऐड किया जा सकता है। अगर कैपिटल टी से बड़ा हो जाएगा तो फिर नहीं ऐड किया जा सकता, उस केस में हम m माइनस माइनस करेंगे। m माइनस माइनस का मतलब नंबर ऑफ अवेलेबल एलिवेटर्स एक से कम हो जाएगा, दूसरे एलिवेटर पे मूव करेंगे हम लोग,
टाइम को हम लोग pi+1 से सेट कर देंगे। जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका जितना भी हाइट होगा, उसका जो भी फ्लोर नंबर होगा उससे हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, फिर वैसे ही नेक्स्ट फिर इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। अगर नंबर ऑफ अवेलेबल एलिवेटर 0 हो जाता है, ठीक है, अब हमारे पास एलिवेटर बचेगा, तो अब हम बाकी के लोगों को नहीं पहुंचा सकते उनके फ्लोर्स पे। चेक करेंगे कि क्या i = n-1 हो गया। अगर हो गया तो सारे लोगों को हमने ऑलरेडी पहुंचा दिया है उनके फ्लोर पे। ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेंगे। ठीक है, एट द एंड रिटर्न ट्रू करेंगे। तो ये था इसका सॉल्यूशन। ओके, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने समझाए। सो लेट्स एंड द डिस्कशन नाउ।